बेटी की मौत के बाद दामाद से गर्भवती हुई सास, छिपा हुआ राज सामने आने पर सब सन्न रह गए। मई 2024 की एक दोपहर जयपुर में हल्की बारिश हो रही थी। बारिश तेज नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों को सर्द करने के लिए काफ़ी थी। जौहरी बाजार की एक तंग गली के अंदर बने छोटे से घर में रसोई से दाल तड़के की महक फैल रही थी। सुमन शर्मा, एक 40 वर्षीय विधवा, चुपचाप सब्जियां काट रही थीं। उनके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कमरे के उस कोने पर टिकी थीं जहां हाल ही में बनी पूजा की जगह थी। उनकी बेटी मीरा की तस्वीर पर एक सौम्य मुस्कान थी, मानो वह अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो। लेकिन सुमन जानती थी कि यह सिर्फ एक याद थी। उनकी बेटी, एक युवा, बुद्धिमान और मजबूत सिविल इंजीनियर, एक हफ्ते पहले एक भयानक कार्यस्थल दुर्घटना में हमेशा के लिए चली गई थी। सीतापुरा में निर्माण स्थल पर 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई से एक स्टील का बीम गिरने से उस लड़की की जान चली गई। जब उन्हें खबर मिली तो वह सुन्न हो गई। उनकी दुनिया बिखर गई। यह दर्द सिर्फ उनका नहीं था। उस दिन मीरा के शव के पास गिरे हुए उनके पति राजीव कुमार भी थे, जो एक शांत और सज्जन व्यक्ति थे और एक स्थानीय शिक्षा सहायता संगठन में काम करने से पहले एक कॉलेज में लेक्चरर थे। 2 साल की शादी में राजीव ने हमेशा अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा और अपनी सास को अपनी सगी माँ की तरह प्यार दिया। सुमन ने कई बार भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी बेटी को इतना अच्छा पति दिया, लेकिन अब वह खुशी धुएं की तरह बिखर गई थी। अंतिम संस्कार के बाद राजीव नहीं गए। वह अपनी सास के पुराने घर में ही रुक गए, जो कभी उन तीनों का घर हुआ करता था। आस पड़ोस के सभी लोग इस विधवा माँ और विधुर दामाद की स्थिति पर तरस खाते थे। वे यादों से भरे उस घर में एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। सुमन ने कई बार राजीव से कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, अपने घर जाओ, माँ आपको अकेले रहने की आदत है। लेकिन राजीव ने बस धीरे से सिर हिलाया और धीमी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, आप मीरा की माँ हैं, मतलब मेरी भी माँ हैं। इस रवैये ने उस अधेड़ उम्र की महिला के दिल को छू लिया और साथ ही उसे दर्द भी दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह खामोश जुड़ाव, इन दो टूटे हुए दिलों के बीच दबा हुआ अकेलापन एक गलती की शुरुआत बनेगा। एक ऐसी गलती जो उन त्रासदियों को जन्म देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी एक नुकसान से शुरू हुई, लेकिन फिर वर्जित रास्तों पर फिसल गई। और जब सच्चाई सामने आएगी तो यमुना नदी के किनारे का वह छोटा सा मोहल्ला एक ऐसे रहस्य से हिल जाएगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। राजीव अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें उस परिचित सौम्य मुस्कान पर टिकी थीं। छोटे से कमरे में केवल दीवार, घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। बाहर बारिश की आवाज और ठंडक ने घर को और भी उदास बना दिया था। राजीव ने एक और अगरबत्ती जलाई और सुमन के पास बैठ गए। वह सास जिसे अब वह अपना एकमात्र सहारा मानते थे। सुमन के आंसू सूख चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद कई दिनों तक उन्होंने लगभग कुछ नहीं कहा। राजीव जो भी खाना बनाते वह बस कुछ निवाले खाकर छोड़ देती थीं। उनकी आंखें गहरी धंस गई थीं। कई रातों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी की छवि हर डरावने सपने में वापस आ जाती थी। घर में उदासी इतनी गहरी थी कि एक गहरी सांस भी दोनों को तोड़ सकती थी। उस दोपहर बारिश रुकने के बाद राजीव कुछ फल और नई अगरबत्ती खरीदने के लिए गली के कोने तक गए। जब वह वापस आए तो उन्होंने सुमन के कमरे से हल्की खांसी की आवाज़ सुनी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर सिकुड़ी बैठी हैं। एक पतला शॉल उनके कंधों पर लिपटा हुआ है। राजीव जल्दी से एक गर्म शॉल लेकर उनके पास गए। माँ, ऐसे मत बैठो, ठंड लग जाएगी। मैं अभी कुछ संतरे लाया हूँ आपके लिए,
गर्म जूस बना दूं? सुमन ने धीरे से सिर हिलाया, एक हल्का सा सिर हिलाना जो हजारों दुखों का बोझ लिए हुए था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 50 की उम्र के करीब बेटी की मौत और पति के बहुत पहले गुजर जाने के बाद अब उनके पास केवल उनका युवा दामाद ही रहेगा, और वह जितना अधिक देखभाल करता उनका दर्द उतना ही दोगुना हो जाता, क्योंकि जिस लड़की को वह प्यार करती थी उसकी इस तरह देखभाल की जानी चाहिए थी, न कि उनकी। राजीव सावधानी से गर्म संतरे के जूस का गिलास लाए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। माँ, आप कुछ दिनों के लिए ननिहाल क्यों नहीं चली जाती? मन बहल जाएगा। यहाँ मुझे डर है कि आप दुखी ही रहेंगी। सुमन ने सिर हिलाया। मुझे आदत है। ये घर वह जगह थी जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश थी। अब ये वह जगह है जहाँ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती। राजीव ने उन्हें देखा और पहली बार उनकी आंखों में सिर्फ दुहक नहीं बल्कि एक ठंडा खालीपन देखा जिसे भरा नहीं जा सकता था। वह उस भावना को समझते थे क्योंकि वह खुद भी उसी चीज से जूझ रहे थे। उस रात उन्होंने साथ में खाना खाया। साधारण भोजन में दाल, सब्जी और रोटी थी। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राजीव ने गर्म चाय डाली तो सुमन ने धीरे से कहा, राजीव, तुम यहाँ कब तक रहने का इरादा रखते हो? इस सवाल ने राजीव को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। उन्होंने केतली नीचे रखी, उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मैंने कहीं जाने के बारे में नहीं सोचा है। यहाँ आप हैं, मीरा की तस्वीर है। मैं अपने पुराने घर जाकर और अकेला महसूस करूंगा, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। किसी ने नहीं सोचा था कि दो टूटे हुए दिल इस तरह की छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को पालेंगे। अब वे सास और दामाद नहीं रहे, वे एक ही नाव पर तूफान के बीच बह रहे दो लोगों की तरह थे, जिनका कोई किनारा नहीं था, केवल एक दूसरे का सहारा था। और उसी क्षण से एक अदृश्य बंधन चुपचाप बन गया जो उन चीज़ों की ओर ले गया जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसके बाद के दिनों में उस छोटी सी गली के घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब मीरा की काम से लौटने पर हंसी ठिठोली नहीं होती थी, न ही तीनों के एक साथ खाना बनाते समय रसोई में बर्तनों की खनक होती थी। केवल दबे पांव चलने की आवाज, हवा में दरवाजे की चरमराती आवाज और दो बचे हुए लोगों के बीच कुछ गिनी चुनी बातें होती थीं। राजीव घर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। सुबह जल्दी उठकर वह आंगन साफ करते, उन गेंदे के पौधों को पानी देते जो उनकी पत्नी को पसंद थे। दोपहर में वह बाजार जाकर खाना बनाते, चुपचाप मेज पर एक थाली रख देते, जैसे कि कोई तीसरा व्यक्ति अभी भी खाने के लिए आएगा। शाम को वह मीरा की तस्वीर पर फूल चढ़ाते, पानी बदलते और अगरबत्ती जलाते। सुमन सब कुछ देखती थीं, लेकिन वह अपना चेहरा फेर लेती थीं, क्योंकि जितना वह देखती उतना ही दर्द होता था। उस शाम अचानक एक तूफान आया। हवा टिन की छत पर खड़खड़ा रही थी और बिजली आसमान में ऐसे कौंध रही थी जैसे किसी विशाल शून्य को चीर रही हो। राजीव खाना लगा रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सुमन चुपचाप मोमबत्ती लेने के लिए पीछे गईं, जबकि राजीव दराज में माचिस ढूंढने लगे। जब पहली लौ जली और सुमन के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो राजीव चौंक गए। पीली रोशनी ने उनकी आंखों के कोनों पर झुर्रियों को उजागर कर दिया। माथे पर थकान थी, लेकिन फिर भी वह मजबूत दिख रही थीं। उस पल राजीव को वह महिला नहीं दिखी जिसे वह माँ कहते थे। उन्होंने बस एक अकेली औरत को देखा जो उनकी तरह बहुत कुछ सह रही थी। वह चुपचाप आगे बढ़े और एक शॉल लेकर धीरे से उनके कंधों पर डाल दिया। माँ, यहाँ बैठो, ठंड लग जाएगी। सुमन थोड़ी ठिठकीं जाए। जब राजीव का हाथ उनके कंधे से लगा तो उनका दिल एक पल के लिए धड़क उठा।
यह एहसास बहुत समय बाद उन्हें महसूस हुआ था, एक पुरुष की देखभाल। यह कर्तव्य की भावना नहीं थी, बल्कि दिल की गहराई से आने वाली गर्माहट थी। वह राजीव की ओर मुड़ी। उनकी आंखें पहले कभी इतनी करीब नहीं थीं। राजीव ने भी उन्हें देखा। ये नज़र कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन ये 2 पीढ़ियों, सास और दामाद के पद के बीच की दूरी को मिटाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी भावना उठी, जो गर्म भी थी और डरावनी भी, और इतनी उदास कि सुन्न कर दे। उस रात वे सामान्य से अधिक समय तक एक दूसरे के पास बैठे रहे। सुमन ने चाय डाली। राजीव ने बताया कि बचपन में वह हरियाणा में अपनी माँ के साथ रहते थे और फिर जयपुर में अपना करियर बनाने आए। सुमन सिर हिलाती रहीं, कभी कभी धीरे से मुस्कुराती। मीरा की मौत के बाद पहली बार जब राजीव ने कहा, कुछ रातें मैं सो नहीं पाता, मुझे लगता है कि मीरा मेरे बगल में लेटी है। सुमन ने धीरे से अपना हाथ राजीव के हाथ पर रखा, सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए। एक अनाम, अनकहा दर्द, जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उस रात बारिश बहुत देर तक होती रही और उस लगातार बारिश के बीच कुछ चुपचाप सीमाओं को पार कर गया और 2 दुखी आत्माओं की दरारों में घुस गया। उन्होंने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उन दोनों में पनप रही भावनाएं जल्द ही उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी। उस रात के बाद से राजीव और सुमन के बीच कुछ बहुत अलग होने लगा, कुछ अस्पष्ट जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन दोनों इसे चुपचाप महसूस कर रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक देखने से बचते, पहले की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बैठने से बचते, और यहाँ तक कि देखभाल के शब्द भी अधिक सतर्क हो गए। सुमन और भी चुप हो गईं। वह जल्दी उठने लगीं। जानबूझकर राजीव के जागने से पहले घर का काम खत्म कर लेती थीं। कभी वह जल्दी बाजार जाने का बहाना बनाती, तो कभी कहती कि उन्हें शांति के लिए मंदिर जाना है। राजीव इसके विपरीत सामान्य दिखने की कोशिश करते, अभी भी खाना बनाते, सफाई करते, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वह उस दिन के गर्म स्पर्श को भूलने का नाटक भी नहीं कर सकते थे। एक शाम सादे भोजन के बाद सुमन ने राजीव को बरामदे में बैठने के लिए बुलाया। हवा हल्की थी, जो रात में जयपुर की एक खास महक ला रही थी। उन्होंने गर्म चाय का कप पकड़ा, दूर देखते हुए पूछा, राजीव, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मीरा जीवित होती तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? राजीव चौंक गए, एक पल के लिए चुप रहे और फिर जवाब दिया, मैं बहुत सोचता हूँ माँ। कुछ रातें मैं सपना देखता हूँ कि मीरा दरवाजे पर खड़ी है और मुझे नाश्ते के लिए बुला रही हैं, जैसे पहले करती थी। जब मैं जागता हूँ तो मुझे लगता है कि वह अभी भी जीवित है और फिर मेरा दिल खाली हो जाता है। सुमन ने सिर हिलाया, उनकी आंखें लाल थीं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। कभी कभी मैं उसके कमरे के पास से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसे धीरे धीरे गाते हुए सुन रही हूँ। किसी को खोने का दर्द राजीव, यह दिल और आत्मा तक दुखता है और मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ निकालूं। एक सेकंड बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इस तरह जीना मरने से भी बदतर है। राजीव ने सिर उठाकर उन्हें देखा। उनका हाथ अनजाने में फिर से उनके हाथ पर आ गया। ऐसा मत कहो माँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आप अकेली नहीं हैं। सुमन राजीव की ओर मुड़ी। इतने दिनों में पहली बार उनकी आंखें इतनी गहराई से मिलीं। एक लंबा सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो, और उसी क्षण जिस चीज से वे दोनों डरते थे वह धीरे धीरे सच होने लगी।
राजीव ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया, उठे और घर के अंदर चले गए। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानते थे कि उन्हें रुकना होगा, उन्हें चीज़ों को सीमा के भीतर रखना होगा, लेकिन जितना वह बचने की कोशिश करते उतना ही उन्हें लगता कि उनके अंदर कुछ जाग रहा है, एक गलत भावना जिसे वह नकार नहीं सकते थे। और सुमन उस रात सो नहीं सकी। वह खिड़की के पास बैठी रहीं। चांदनी उस अधेड़ उम्र की महिला के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर समय की छाप थी। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा, अपनी बीती जवानी के बारे में और अपने दामाद के बारे में। वह एकमात्र व्यक्ति जिसने इतने सालों की ठंडक के बाद उनके दिल को फिर से धड़कना महसूस कराया था। वह जानती थीं कि यह गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि वह कमज़ोर पड़ रही हैं। उस चांदनी रात की बातचीत के एक हफ्ते बाद उस छोटी सी गली के घर में जीवन की लय में छोटे सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट बदलाव आने लगे। राजीव ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ फ्रीलांस इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट ले लिए और सुमन अपना ज़्यादातर समय मंदिर में या गली के कोने पर समोसे बेचने वाली अपनी पुरानी दोस्त के घर बिताने लगी, जैसे कि उस घर से बचने का एक तरीका हो जो कभी एक घर हुआ करता था और अब भारी लगने लगा था। लेकिन यह दूरी उन अस्पष्ट भावनाओं को ठंडा करने के बजाय दोनों को पतंगों की तरह और भी करीब खींच रही थी। जितना वे दूर भागते उतना ही वे एक दूसरे के करीब खींचते जाते, क्योंकि उनके दिलों में जो खालीपन था उसे कोई नहीं भर सकता था। उस दोपहर फिर से बारिश हुई। इस मौसम में जयपुर में बारिश लगातार होती है, ऐसी बारिश जो हर घर की दरार में, हर खामोश आह में समा जाती है। सुमन मंदिर से लौटी, उनका रेनकोट भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। राजीव दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़े, जल्दी से उनके लिए एक तौलिया लाए। वह घबराकर उनके हाथ से बचने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, माँ आप पूरी भीग गई हैं, मैं आपके नहाने के लिए गर्म पानी कर देता हूँ। इस तरह की बारिश में जुकाम आसानी से हो जाता है। पता नहीं यह ठंड के कारण था या उस कोमल पकड़ के कारण सुमन काम गईं। शाम को चुपचाप भोजन करने के बाद वे दोनों फिर से बरामदे में बैठ गए, एक आदत की तरह जिसे किसी ने शुरू नहीं किया था। बाहर टिन की छत पर बारिश टपक रही थी। घर के अंदर पीली रोशनी ने माहौल को थोड़ा गर्म कर दिया था। सुमन चुपचाप एक स्वेटर बुन रही थीं, वह स्वेटर जो वह अपने नाती के लिए बुनने वाली थीं अगर मीरा जीवित होती। राजीव पास में बैठे थे, उनकी आंखें दूर देख रही थीं। माँ, क्या आपने कभी सोचा है अगर मैं आपका दामाद नहीं होता तो क्या हम अलग हो सकते थे? ये सवाल एक चाकू की तरह था जिसने सभी सुरक्षा दीवारों को चीर दिया। सुमन रुक गईं, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। एक पल बाद उन्होंने बुनाई की, सिलाई नीचे रखी। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ऐसा मत पूछो, हम उस सोच के शुरू होने के समय से ही गलत थे। राजीव मुड़े, उनकी आंखों में तड़प और पीड़ा थी। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। जिस दिन से मीरा गई मुझे लगा कि मेरा दिल भी मर गया है, लेकिन हर बार जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे कुछ बहुत वास्तविक लगता है। यह किसी का विकल्प नहीं है और न ही यह अपराध है, बल्कि यह एक पुरुष की उस महिला के लिए भावना है जो उसी दर्द से गुजर रही है। सुमन ने अपने हाथों को भींच लिया, जैसे वह अपने गले में उठ रहे भावनाओं के ज्वार को रोकना चाहती हों। वह अचानक उठी, घर के अंदर जाने वाली थीं, लेकिन राजीव ने पीछे से पुकारा, माँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब और दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ भी नहीं है। जितना मैं भागता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मैं झूठा हूँ। और आप वह मुड़ी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने जवाब नहीं दिया,
लेकिन वह खामोशी ही सबसे स्पष्ट जवाब थी। उस रात राजीव खिड़की के पास लकड़ी के तख्त पर लेटे हुए थे। उन्होंने बारिश की आवाज़ सुनी और बगल के कमरे से आने वाली बहुत धीमी आह भी। वह जानते थे कि सुमन भी नहीं सो रही हैं। उनकी तरह वह भी तर्क और एक जटिल भावना के बीच संघर्ष कर रही थीं। वे सास और दामाद थे, एक रिश्ता जिसे समाज ने सम्मान और दूरी के ढांचे में रखा था, जिसे पार करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। लेकिन विडंबना यह थी कि नुकसान के बीच उस घर में जहां एक मृत व्यक्ति की आवाज़ की कमी थी, उन्होंने एक दूसरे को दो अकेले इंसानों के रूप में देखा, जिन्हें गिरने से बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत थी। एक गलती सामने खड़ी थी और वे दोनों अपनी जिंदगी की सबसे पतली रेखा की ओर बढ़ रहे थे। अगली सुबह जब आसमान अभी भी धुंधला था, सुमन हमेशा की तरह जल्दी उठीं, लेकिन हर दिन की तरह रसोई में जाने के बजाय वह चुपचाप अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, जैसे वह मीरा से कुछ कहना चाहती हों, अपनी जिंदगी की इकलौती बेटी जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थीं। पीछे राजीव दरवाजे पर टिके हुए उस महिला की परछाई को चुपचाप देख रहे थे, जिसके बाल अब सफेद होने लगे थे। वह जानते थे कि वह संघर्ष कर रही हैं, दर्द में है। उनसे कम नहीं वह यह भी समझते थे कि उनके बीच की भावना, चाहे वह अभी तक स्पष्ट रूप से आकार नहीं ले पाई थी, लेकिन बहुत पहले ही सीमा पार कर चुकी थी। एक ऐसी सीमा जिसे अगर एक बार पार कर लिया गया तो वापस नहीं लौटा जा सकता था। उस दिन का नाश्ता खामोशी में बीता। राजीव ने बहुत धीरे धीरे खाया, जबकि सुमन ने बस एक गिलास दूध पिया और अपने कमरे में चली गईं। उनके बीच का माहौल घुटन भरा हो गया। हर हरकत सतर्क थी, हर नज़र बच रही थी, लेकिन यह अजीब दूरी ही दोनों के दिलों को पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर बना रही थी। दोपहर में जब राजीव मीरा की पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहे थे, तो उन्हें गलती से एक डायरी मिली। पहले पन्ने पर मीरा की बैंगनी स्याही से लिखी लिखावट थी, अगर एक दिन मैं इस दुनिया में न रहूं तो उम्मीद है कि तुम मेरे और माँ दोनों के लिए अच्छी तरह से जियोगे। इन शब्दों ने राजीव का दिल तोड़ दिया। वह नीचे बैठ गए, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला गईं। उन्हें लगा कि वह एक धोखेबाज हैं, न केवल मीरा के प्रति बल्कि अपनी ही अंतरात्मा के प्रति। राजीव ने डायरी बंद की और बरामदे में आ गए। हवा ने उनकी आंखों को चुभ दिया। उन्होंने सुमन को कपड़े सुखाते हुए देखा। उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। कई रातों की नींद हराम होने के बाद वह और भी दुबली हो गई थी। उनके अंदर एक आवेग उठा जिसमें दया, करुणा और दर्द सब कुछ था। वह आगे बढ़े, उनके पीछे खड़े होकर धीरे से कहा, अगर मैं कुछ समय के लिए यहाँ से चला जाऊं तो क्या ठीक रहेगा? सुमन चौंक कर मुड़ी। उनकी आंखों में घबराहट थी और फिर वह झुक गईं। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मुझे कुछ हफ्तों के लिए शिमला जाना है, एक प्रोजेक्ट पर काम करने और सब कुछ फिर से सोचने के लिए। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं समझती हूँ, शायद ऐसा ही होना चाहिए। वे दोनों जानते थे कि असली कारण काम नहीं था, बल्कि इस घर से बचना था, जहाँ बहुत सारी यादें थीं, जहाँ दो अकेले लोगों के बीच एक गलत भावना पनपी थी। शाम को राजीव ने अपना सामान एक बैग में पैक किया। उनका मन उलझा हुआ था। सुमन लिविंग रूम में बैठी थीं, उनकी आंखें दूर देख रही थीं। जब राजीव दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने बस एक छोटी सी बात कही, जिसने उनके कदमों को रोक दिया। सावधानी से जाना, अगर वहां मन हल्का लगे तो लौट कर मत आना, कोई बात नहीं। राजीव ने मुड़कर देखा कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहते थे, लेकिन रुक गए। उन्होंने बस सिर झुकाया और चुपचाप
घर से निकल गए। अपने साथ एक अनाम अपराध बोध लेकर दरवाज़ा बंद हो गया। घर में केवल सुमन रहा गई। वह बहुत देर तक अकेली बैठी रहीं, अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े हुए। उनके सीने में उनका दिल जैसे निचोड़ा जा रहा हो। किसी को नहीं पता था कि उस यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसी घटना घटेगी जो छिपाने और बचने की सभी कोशिशों को व्यर्थ कर देगी। राजीव के जयपुर छोड़ने के 2 हफ्ते बाद सुमन एक दोहराए जाने वाले चक्र में जी रही थी। सुबह बाजार जाना, दोपहर में हल्का भोजन करना, शाम को मंदिर जाना और फिर उस सूने घर में लौट आना। कभी कभी वह मीरा की तस्वीर के सामने बहुत देर तक बैठी रहती, उस माला को फेरती जो उनकी बेटी ने छोड़ी थी, आंखें बंद कर लेती। अब उनके मुंह से प्रार्थना नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा के प्रति मौन पश्चाताप के शब्द निकलते थे। लेकिन तीसरे हफ्ते में उनके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। सुबह बिना कुछ खाए भी उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता। शरीर थका हुआ रहता, कभी कभी चक्कर आते जैसे वो बेहोश हो जाएंगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि उन्हें जुकाम हो गया है या मौसम में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उनका मासिक धर्म लगभग 10 दिन लेट हो गया तो एक भयानक आशंका पैदा हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ना ही यह नहीं हो सकता। उस दोपहर सुमन ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और चुपचाप घर से लगभग 3 गली दूर एक छोटी सी दवा की दुकान पर गईं ताकि किसी परिचित से ना मिले। उन्होंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी और उसे जल्दी से अपने कोट की जेब में डाल लिया जैसे कि वह कोई वर्जित चीज हो। घर पहुंचकर उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह पानी का गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। वह बाथरूम में गईं, दरवाज़ा बंद किया और सब कुछ अनजाने में किया। और जब 2 लाल रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दीं तो वह ठंडे फर्श पर बैठ गईं। आंसू बहने लगे और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। लगभग 50 साल की उम्र में पति की मौत के कई सालों बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह फिर से गर्भवती होंगी। और सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि वह गर्भवती थीं, बल्कि वह व्यक्ति जिसने उनके अंदर इस जीवन को बोया था, वह राजीव थे, उनके दामाद, उनकी मृत बेटी के पति। उन्होंने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। आंसू ठंडे पसीने के साथ मिल गए। उनके शरीर का हर हिस्सा सिकुड़ गया। डर, शर्म और इतना दर्द था कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। सिर्फ एक गलती, एक बार की कमजोरी, और अब परिणाम कल्पना से परे था। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया और न ही लाइट जलाई। घर एक मकबरे की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, ठंडा और घुटन भरा। वह पूरी रात खिड़की के पास बैठी रहीं, घने अंधेरे में घूरती रहीं। उनका हाथ उनके पेट पर था, जैसे वह खुद से पूछ रही हों, इस जीव के साथ क्या करना है। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने बच्चे को रखा तो पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। लेकिन अगर उन्होंने इसे गिरा दिया तो क्या वह उस अपराध के साथ जी पाएंगी, खुद के साथ, अपनी बेटी की आत्मा के साथ जो हर दिन नीचे देख रही है। अगली सुबह उन्होंने राजीव को एक पत्र लिखने का फैसला किया। एक छोटा पत्र, लंबा नहीं, बस कुछ कांपती हुई पंक्तियां। राजीव, मुझे माफ कर दो। शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गर्भवती हूं। मुझ में फोन करने की हिम्मत नहीं है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें दोष देती हूं, लेकिन मैं तुमसे ये बात छिपा नहीं सकती। कृपया मुझे माफ कर देना। पत्र भेजने के बाद वह इंतजार करने लगी, लेकिन गेट के सामने रुकने वाली हर गाड़ी की आवाज, गली में हर कदम की आहट राजीव की नहीं थी। 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वह कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजीव रास्ते में थे, अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर जो उनकी कल्पना से भी बड़ा था।
उस शाम जयपुर में फिर से बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश जैसे उस पुरानी गली के हर निशान को धो देना चाहती हो। सुमन रसोई में बैठी थी, उस पुराने स्वेटर को पकड़े हुए जो मीरा ने 1 साल पहले उनके लिए बुना था। उनका चेहरा दुबला हो गया था, आंखें गहरी धंस गई थीं और उनके होंठ कई रातों की नींद हराम होने के कारण फट गए थे। ठीक उसी समय जब वह पानी गर्म करने के लिए उठ रही थीं पुराना, लोहे का गेट चरमरा कर खुला। सामने के बरामदे से तेज कदमों की आवाज आई। वह चौंक गईं। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। जब वह मुड़ी तो उन्होंने राजीव को देखा। वह बारिश में भीगे हुए थे, बैग उनके कंधे पर था, उनकी आंखें लाल थीं। यह स्पष्ट नहीं था कि यह बारिश के कारण था या उनके भेजे गए छोटे से पत्र ने उनके दिल में कुछ जगा दिया था। वह चुपचाप घर में दाखिल हुए बिना कुछ कहे सुमन कांपते हुए दीवार के सहारे खड़ी हो गईं। उनके मुंह से धीरे से निकला, तुम आ गए। राजीव ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज भारी थी। मैंने आपका पत्र पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। क्या आप सच में गर्भवती हैं? कोई सफाई नहीं, कोई घुमाव नहीं। राजीव के सवाल ने उन सभी झूठे पर्दों को फाड़ दिया जिन्हें वे दोनों ढकने की कोशिश कर रहे थे। सुमन रुक गईं। उनकी आंखें नम थीं। वह अपने पेट की ओर देखने लगीं, जो अभी भी सपाट था, लेकिन एक ऐसा गहरा घाव बन गया था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें जानने का अधिकार है। राजीव कुर्सी पर बैठ गए, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। तंग कमरे में केवल उनकी हाँफने की आवाज और छत पर बारिश की बूंदों की आवाज थी। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाया। क्या आप मुझे दोष देती हैं? इस सवाल ने उन्हें रुला दिया। उन्होंने सिर हिलाया, आंसू चुपचाप बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं सिर्फ खुद को दोष देती हूं कि मैं मजबूत नहीं रही, कि मैं कमजोर पड़ गई। और अब राजीव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह चिल्लाना चाहते थे, कुछ तोड़ना चाहते थे, ताकि उनके सीने में जकड़े अपराध बोध को बाहर निकाल सकें। लेकिन उन्होंने बस इतना किया कि वह उठे, उनके पास गए और पूछा, आप क्या करने की सोच रही हैं? सुमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने हर संभावना के बारे में सोचा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। यह हमारा खून है, यह मीरा का एक हिस्सा है, तुम्हारा और मेरा। राजीव सुन्न खड़े रह गए। इस जवाब ने उनके दिल को जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वह क्रूर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर यह बात सामने आई तो कोई उन्हें माफ नहीं करेगा। कोई नहीं। पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज उन्हें अपनी घृणित नजरों और सबसे कड़वे शब्दों से कुचल देगा। क्या आपने यहां से जाने के बारे में सोचा है? इस बार उन्होंने सिर उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और निराशा दोनों थी। कहा, यह घर छोड़कर, मीरा की तस्वीर छोड़कर मैं नहीं कर सकती। राजीव ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया, होंठ भींच लिए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मां के लिए मजबूत होना है या उस अजन्मे बच्चे के लिए, लेकिन वह जानते थे कि कोई भी विकल्प दर्द से भरा होगा। बाहर त्रय अभी भी बारिश हो रही थी। उस नम लकड़ी के घर में 2 लोग चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे, जैसे अपनी ही अंतरात्मा के फैसले का इंतजार कर रहे हों। और उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में यह रहस्य एक ऐसे तरीके से लीक होना शुरू हो जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजीव के लौटने के 3 दिन बाद जौहरी बाजार की गली नंबर 7 के उस छोटे से घर के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले गली के कोने पर किराने की दुकान चलाने वाली सरिता से शुरू हुआ, फिर मोहल्ले की दूसरी औरतों तक फैल गया। किसी ने कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें अब और भी ज्यादा स्क्रूटनस हो गईं। खामोश सिर हिलाना, बेमतलब के सवाल अचानक भारी लगने लगे।
सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ जब सुमन हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ सेंटर गईं। उन्होंने अभी भी चौड़े कपड़ों से अपना पेट छिपाने की कोशिश की, सिर पर दुपट्टा कसकर बांधा, लेकिन उनका शरीर हर दिन बदल रहा था और उस दिन महिला डॉक्टर की नज़रें, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्हें शर्म से पानी पानी करने के लिए काफ़ी थीं। जब वह बिल चुकाने के लिए लाइन में खड़ी थीं तो उनकी मुलाकात गलती से प्रिया से हो गई, जो मीरा की पुरानी दोस्त थी और अब एक निजी क्लिनिक में नर्स का काम करती थी। प्रिया की नज़रें तब ठहर गईं जब उन्होंने सुमन को प्रेगनेंसी रिपोर्ट पकड़े हुए देखा। सुमन घबरा गईं, अपना चेहरा फेरने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने धीरे से पूछा, आंटी, किसके लिए चेकअप करा रही हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? ये सवाल हवा में एक चाकू की तरह लगा। सुमन सुन्न हो गईं, उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने कपड़े के बैग को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। उन्होंने हकलाते हुए कहा, अरे मैं पड़ोस की एक लड़की के लिए चेकअप कराने आई थी। वह शर्मा रही थी, इसलिए उसने मुझसे कहा। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस संदिग्ध नज़र ने शक का पहला बीज बो दिया था। उस शाम मीरा के पुराने दोस्तों के ग्रुप में एक गुमनाम संदेश फैलने लगा। सुना है मीरा की मां प्रेग्नेंट हैं और मीरा का पति अभी भी वहीं रह रहा है। बहुत अजीब है, कहीं ऐसा तो नहीं? और वहां से सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगा। पड़ोस की औरतें जब भी सुमन के घर के पास से गुजरतीं, जानबूझकर ऊंची आवाज में व्यंग्य से भरे लहजे में कहतीं, अरे इस उम्र में भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, किस्मत वाली हैं। लेकिन मुझे याद है कि उनके पति तो बहुत पहले गुजर गए थे, पता नहीं किसने बीज बोया है। हर शब्द उनके दिल में एक सुई की तरह चुभता था। उन्होंने बाजार जाना बंद कर दिया, गली के कोने पर चाय की दुकान पर बैठना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब वह मंदिर जाती तो साध्वियों की दया भरी नजरें भी उन्हें जल्दी वापस लौटने पर मजबूर कर देती थीं। राजीव को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बात इतनी तेजी से फैल गई है। वह अभी भी बाजार जाते, काम पर जाते और माँ की देखभाल के लिए शांत रहने की कोशिश करते, लेकिन यह हमें साध्वियों का तेजी से फैल करने के लिए सामान्यता ही बाहर वालों को और भी संदिग्ध बना रही थी। एक दोपहर जब राजीव आंगन में अपनी बाइक धो रहे थे, किराने की दुकान से सरिता आई, हाथ में मूंगफली का एक पैकेट था। राजीव, बेटा, तुम्हारी माँ आजकल थकी हुई लग रही हैं। देखा कि वह डॉक्टर के पास जाती रहती हैं और उनका पेट लगता है कि वह प्रेग्नेंट हैं। राजीव सुन्न हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ को कुछ समस्या है, बस रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं। सरिता ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हल्की सी मुस्कान और मैं सब जानती हूँ वाला सिर हिलाना राजीव की रीढ़ में ठंडक दौड़ा गया। उस रात उन्होंने और सुमन ने खाना खाया, लेकिन कोई भी निवाला नहीं निगल सका। गली के कोने पर बच्चों के हंसने की आवाज रसोई तक गूंज रही थी। एक बच्चा जोर से बोला, सुमन आंटी प्रेग्नेंट है, मेरी माँ ऐसा कह रही थी। सुमन के हाथ से चम्मच गिर गया। वह ठंडे खाने की थाली को देखती रह गईं। राजीव चुप थे, घर का माहौल जैसे जम गया हो। माँ, मुझे लगता है कि ये बात अब और नहीं छिप सकती। सुमन बहुत देर तक चुप रहीं, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं जानती हूँ, लेकिन जानने के बाद क्या होगा बेटा? अगर हम बताएंगे तो कौन विश्वास करेगा, कौन स्वीकार करेगा? और अगर नहीं बताएंगे तो बस यहाँ से भागकर एक अपराधी की तरह जीना होगा। राजीव ने सिर झुकाया। वह इसका खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि सबसे बड़ा तूफान अभी भी आगे इंतजार कर रहा है। अफवाहें पूरे मोहल्ले में फैलने के ठीक एक हफ्ते बाद सुमन की बड़ी बहन उर्मिला देवी, जो गांव में रहती थीं, जयपुर आ गईं। वह गुस्सैल सीधी बात करने वाली थीं।
और परिवार में उनका बहुत सम्मान था। सुमन के पति की मृत्यु के बाद से घर के सभी बड़े छोटे मामलों में उर्मिला की सलाह ली जाती थी। इसलिए जब उन्होंने गांव में अपने बच्चों से फुसफुसाते हुए सुना, लगता है सुमन अपने दामाद से प्रेग्नेंट हैं, उर्मिला ने 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। बस जैसे ही गली के कोने पर रुकी, उर्मिला अपना बैग लेकर सीधे अपनी बहन के घर चली गईं। गेट पर पहुंचते ही उन्होंने रसोई में खटखट की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने लोहे का गेट खोला जो चरमराया और एक तूफान की तरह अंदर चली गईं। सुमन अंदर है क्या? सुमन सब्जियां धो रही थीं। उनके हाथ रुक गए। उन्होंने सिर घुमाया और अपनी बहन के गुस्से वाले चेहरे को देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनका दिल उनके पैरों में आ गया है। दीदी, आप अचानक कैसे आ गईं? अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं तू कब तक छिपाती, उर्मिला ने गुस्से से कहा। परिवार में सब लोग बातें कर रहे हैं। मुझे समझा सुमन, तेरे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? राजीव अंदर के कमरे से झगड़े की आवाज़ सुनकर भागे भागे आए। उर्मिला को देखकर वह थोड़ा रुके और धीरे से नमस्ते किया। नमस्ते मौसी जी। उर्मिला ने घूमकर उसे घूरा। राजीव, तुम्हें भी साफ साफ बताना चाहिए, मीरा की मौत के बाद से तुम यहीं हो। अब तुम्हारी सास प्रेग्नेंट है। क्या दुनिया अंधी है? कमरे का माहौल भारी हो गया। राजीव ने अपनी मुट्ठी भींची सुमन को देखा और फिर धीरे धीरे कहा, मौसी जी, मुझे माफ की मुट्ठी किया, सबकी पराली है, कर दीजिए सब कुछ सच है। हे भगवान, उर्मिला चिल्लाई अपना बैग मेज पर जोर से पटकते हुए। तूने सुना सुमन, तू पागल हो गई है। वह तेरा दामाद है, मीरा का पति। तुझमें कोई शर्म बची है या नहीं? सुमन कुर्सी पर बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। राजीव उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़े लेकिन उर्मिला ने उनका हाथ झटक दिया। उसे मत छू, तू अभी जवान है। इस मामले में पड़कर तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। राजीव ने सीधे उर्मिला को देखा। उनकी आंखें लाल थीं लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी दृढ़ थी। मौसी जी, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं सुमन माँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जो भी गलती हुई है मैं उसे भुगतूंगा। तुझे लगता है कि यह महानता है? उर्मिला ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। तूने मीरा को एक बार फिर मार दिया है। अगर उसे पता चलेगा तो वह कब्र से उठकर तुम दोनों का चेहरा नोच लेगी। सुमन रो पड़ी। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और एक पत्ते की तरह कांपने लगी। तब जाकर वह एक वाक्य कह पाईं, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। लेकिन उर्मिला शांत नहीं हुई। उन्होंने दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है। मैं गांव जाकर सबको बता दूंगी कि तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब तू कभी भी घर के किसी भी कार्यक्रम में कदम रखने की हिम्मत मत करना। यह कहकर वह मुड़ीं और सीधे दरवाजे से बाहर चली गईं। सुमन की टूटी फूटी पुकार और राजीव की विनती भरी आंखों को पीछे छोड़ते हुए उर्मिला के पीछे लोहे का गेट बंद हो गया। घर इतना खाली हो गया जैसे कोई तूफान सब कुछ बहा ले गया हो। सुमन बैठ गईं, अपना सिर राजीव के कंधे पर रखकर रोने लगी। राजीव ने उनके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उनका मन उलझन में था। वह जानते थे कि अब से वे न केवल अकेले थे बल्कि परिवार ने भी उन्हें ऑफिशियल मेंटे त्याग दिया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। उर्मिला मौसी के जाने के 3 दिन बाद जौहरी बाजार की गली के आखिर में बना वह छोटा सा घर पहले से भी ज़्यादा खामोश हो गया। कोई मिलने नहीं आया, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। पड़ोसी जब भी पास से गुजरते बस एक तिरछी नज़र और आधी हंसी आधी गंभीरता से की गई
फुसफुसाहट छोड़ जाते। इस घर ने तो पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया। सुमन लगभग घर से बाहर नहीं निकलती थी। वह बस मीरा की तस्वीर के सामने बैठी रहती, चुपचाप एक और अगरबत्ती जलाती उनकी लाल आंखें, जैसे कह रही हों, बेटी मुझे माफ़ कर दे। राजीव दुबले हो गए थे, चारों तरफ से दबाव था। वह अभी भी शांत रहने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक बेबसी का भाव रहता था। हर भोजन में वह सुमन के पास बैठकर उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों में से कोई भी निवाला नहीं निगल पाता था। उस शाम जब दोनों बरामदे में बैठे थे, अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। सुमन उठ खड़ी हुई और राजीव दरवाज़ा खोलने गए। दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी, मीरा की कॉलेज के समय की सबसे अच्छी दोस्त। उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें चाकू की तरह तेज थीं। सुमन को देखते ही उसने कहा, सुमन आंटी, क्या मैं आपसे और राजीव भैया से अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? सुमन ने सिर हिलाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। अंदर आ जाओ बेटा। लिविंग रूम में कोई कुछ नहीं बोला, न चाय पानी न कोई औपचारिकता। प्रिया ने अपना बैग नीचे रखा, एक फाइल निकाली। ये सुमन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो उन्होंने चुपके से अस्पताल में जमा की थी। कोने पर साफ साफ लिखा था नाम सुमन शर्मा, उम्र 47, दूसरी बार, गर्भवती 9 हफ्ते से ज्यादा। प्रिया ने धीरे से फाइल उनकी ओर खिसकाई और सीधे राजीव को देखा। क्या आप समझा सकते हैं राजीव? चुप रहे। पूरा कमरा शांत था, केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। प्रिया सुमन की ओर मुड़ी, उसकी आंखें नम होने लगीं। सुमन, आंटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन क्या यह सच है? सुमन ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। आंसू बहने लगे। प्रिया की आवाज़ भर्रा गई। क्या आप जानती हैं कि मीरा आपसे कितना प्यार करती थी? जब वह जीवित थी तो उसने मुझसे कहा था कि माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा एकमात्र सहारा है। अब वही सहारा अपने ही पति के साथ ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राजीव चुप नहीं बैठ सके। वह खड़े हुए, उनकी आवाज़ भारी थी। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जैसा मैं सोच रही हूं वैसा नहीं है, प्रिया ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। आप अपनी सास के साथ सोए। अब वह प्रेग्नेंट हैं और आप कहते हैं कि जैसा मैं सोच रही हूं वैसा नहीं है। आप मुझे क्या समझते हैं? 3 साल का बच्चा। सुमन ने रोते हुए एक वाक्य कहने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई सफाई नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं गलत हूं। मैं गलत हूं बेटा। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे, हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। आप सिर्फ गलत नहीं हैं, आपने अपनी सगी बेटी को धोखा दिया है। आपने इस गर्भ से उसे दूसरी बार मार दिया है। वह अचानक उठी, अपना बैग उठाया और राजीव को घूरते हुए बोली, आप सबसे घटिया धोखेबाज हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। मैं मानती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप सड़क के किसी लफंगे से भी बदतर हैं। फिर वह सुमन की ओर मुड़ी और धीरे से कहा, आप अपनी अंतरात्मा के साथ कैसे जिएंगी ये आप जाने, लेकिन आज से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको मीरा की माँ की तरह देखूंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये कहकर वह तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुमन के दिल में एक टूटन की तरह लगी। उन्होंने अपना सिर राजीव के कंधे पर रखकर रोना शुरू कर दिया। मैं और नहीं सह सकती, मीरा माँ को माफ़ कर दे। राजीव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उन्हें कसकर पकड़ लिया, जैसे कि यह एकमात्र बची हुई प्रतिक्रिया हो। लेकिन उनके दिल में प्रिया का आखिरी वाक्य गूंजता रहा। अपनी बेटी को धोखा दिया और वह जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। प्रिया के साथ उस टकराव के 1 हफ्ते बाद सुमन में थकान के स्पष्ट लक्षण दिखने लगे। उन्हें अक्सर सिरदर्द, चक्कर आना और दिन में कई बार
उल्टी होती थी। उनका चेहरा जो पहले से ही पीला था अब और भी मुरझा गया था। हाथ पैर कांपते थे और कुछ कदम चलने पर ही उनकी सांस फूल जाती थी। राजीव चिंता से पागल हो रहे थे। वह उन्हें फिर से जयपुर के एक बड़े अस्पताल में जांच के लिए ले गए। अल्ट्रासाउंड के परिणाम से पता चला कि गर्भ सामान्य रूप से विकसित हो रहा था, लेकिन उनका शरीर लंबे समय तक तनाव, खराब खान पान और रक्तचाप की गड़बड़ी के कारण कमजोर हो रहा था। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, इस उम्र में गर्भवती होना बहुत खतरनाक है। एक मानसिक झटका भी उन्हें बच्चे को खोने पर मजबूर कर सकता है। परिवार को सावधानी से विचार करना चाहिए। राजीव ने परिणाम पत्र पकड़ा और उनका दिल जैसे दो टुकड़ों में बंट गया हो। वापसी के रास्ते में वह बच्चे का और उनका दिल साथ मजबूर में ता है। उन्हें नदी के किनारे टहलने के लिए ले गए। मौसम ठंडा था, हवा हल्की चल रही थी, लेकिन सुमन चुपचाप एक बेंच पर बैठी रहीं, अपना हाथ पेट पर रखे हुए। उनकी आंखें बेजान थीं और पानी की सतह को देख रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे दोष दोगे? राजीव रुक गए। उन्होंने उनके कमजोर हाथ को पकड़ लिया। माँ, ऐसा मत कहो, मैं आपको ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे बस आपकी और बच्चे की सुरक्षा चाहिए। सुमन ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे परवाह है। मैं उतनी मजबूत नहीं हूं जितना तुम सोचते हो राजीव। मैंने दशकों तक सम्मान से जीवन जिया है। दुनिया की बातों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। राजीव ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया, जैसे एक थका हुआ बच्चा हो। तो हम कहीं और चले जाते हैं माँ। हम जयपुर छोड़ देते हैं उत्तर में, या कहीं और चले जाते हैं जहां कोई हमें नहीं जानता। सुमन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जाने के बाद क्या होगा? मीरा की कब्र छोड़कर, यह घर छोड़कर, हर इंट, हर तस्वीर। मेरा दिल नहीं मानेगा। यह वाक्य एक ठंडी कैंची की तरह था जिसने उम्मीद को काट दिया। राजीव चुप रहे, उनकी आंखें दूर एक पुल की ओर देख रही थीं। उनके दिमाग में आने वाले दिन एक ऐसे तूफान के बादल की तरह थे जो छटने का नाम नहीं ले रहा था। शाम को घर लौटने पर सुमन इतनी थक गई थी कि वह एक कटोरी पतली खिचड़ी भी नहीं निगल सकी। वह मीरा की तस्वीर के सामने बैठी थीं, कांपते हाथों से अगरबत्ती जला रही थीं। आंसू फिर से बहने लगे, पुराने फर्श पर गिर रहे थे। मीरा, माँ को माफ कर दे, मैं गलत थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा खून है, तुम्हारा मांस है। क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? अगरबत्ती का धुआं हवा में एक अस्पष्ट जवाब की तरह लहरा रहा था। उनके पीछे राजीव चुपचाप खड़े थे। उन्होंने उस क्षण में दखल देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि अब उनके बीच एक परछाई है। मीरा की परछाई जो समय के साथ और भी बड़ी और घनी होती जा रही थी। उस रात सुमन के पेट में दर्द होने लगा। राजीव घबराकर टैक्सी बुलाई और उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले गए। स्ट्रेचर पर लेटे हुए उन्होंने राजीव का हाथ कसकर पकड़ रखा था और बार बार दोहरा रही थीं, बच्चे को मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना। राजीव ने अपने होंठ भींच लिए, आंसू बह रहे थे। उन्होंने लगातार सिर हिलाया, जैसे कि जीवन के इस उतार चढ़ाव के बीच यह एक आखिरी वादा हो। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने बताया कि गर्भ को बचाया जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से आराम करने, कोई भावनात्मक तनाव न लेने, कोई थकान न करने और कोई और दबाव न लेने की जरूरत है। लेकिन शांति कैसे मिल सकती थी जब बाहर की दुनिया अभी भी एक भूखे भेड़िए की तरह उन्हें चीरने के लिए इंतजार कर रही थी। सुमन के अस्पताल में भर्ती होने के 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि राजीव ने अपने घर के आसपास कुछ असामान्य महसूस करना शुरू कर दिया। हर सुबह गेट खोलते समय वह अक्सर एक दुबले पतले युवक को मास्क पहने हुए देखते, जिसके हाथ में कैमरा होता और वह गली के आखिर में छिपा रहता, जैसे कोई पता ढूंढ रहा हो।
पहले तो राजीव ने सोचा कि वह कोई अजनबी है, लेकिन जब उन्होंने उसे लगातार 3 दिन देखा तो वह सतर्क हो गए। उस शाम जब राजीव आंगन साफ कर रहे थे तो वह युवक अचानक पास आया। उसका चेहरा युवा था, आवाज नरम थी, लेकिन आंखें बहुत चालाक थीं। आप राजीव हैं, है ना? मैं विकास हूँ, एक फ्रीलांस पत्रकार। मैं आपसे आपके परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी की पुष्टि करने के लिए मिलना चाहता हूँ। राजीव ने भौहें सिकोड़ी। उनका दिल अचानक धड़क उठा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाइए। मैं समझता हूँ कि आप असहज हैं। विकास ने कंधे उचकाए। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इस मोहल्ले में जो कुछ हुआ है वह अब केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। कुछ निजी समूहों में सुमन जी की अस्पताल की तस्वीरें भी हैं। किसी ने तो इस घर का पता भी पोस्ट कर दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो वे इससे भी भयानक कहानियां गढ़ लेंगे। राजीव ने उस पत्रकार की आंखों में घूर कर देखा। उन्होंने उत्साह, जिज्ञासा देखी, लेकिन सहानुभूति का एक अंश भी नहीं। कृपया जाइए। मेरी कहानी आपके व्यूज या लाइक्स के लिए नहीं है। विकास ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक कागज निकाला। ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपका मन बदले तो फोन कर लेना। एक निष्पक्ष लेख शायद आपको कुछ सम्मान वापस दिलाने में मदद करे। राजीव ने कागज बांध आकाश के लिए बांधा कागज निकाल ही है नहीं लिया। उन्होंने ठंड से कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि जिसे मैं प्यार करता हूं वह शांति से रहे। विकास ने कंधे उचकाए, सिर हिलाया और मुड़कर चला गया। लेकिन कुछ ही कदम बाद वह मुड़ा और कहा, ओह, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा। कोई पड़ोसी, आपकी पत्नी का कोई पुराना दोस्त, या शायद खुद सुमन जी। आप जानते हैं, दुनिया को छिपाने से ज़्यादा उजागर करना पसंद है। फिर वह चला गया, राजीव को आंगन में अकेला छोड़ गया। उस दिन जयपुर में अजीब सी गर्मी थी, लेकिन राजीव की पीठ ठंडी हो गई थी, जैसे उनके दिल के अंदर से हवा चल रही हो। उस रात जब सुमन ने शामक दवा ले ली और गहरी नींद में सो गईं, राजीव अकेले बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें सामने के घने अंधेरे को देख रही थीं। मेज पर उनका फोन अभी भी मीरा के दोस्तों के एक पुराने चैट ग्रुप की सूचना के साथ जल रहा था। मीरा के घर की कहानी कितनी भयानक है, क्या कोई निश्चित रूप से जानता है? क्या राजीव सच में अपनी सास के साथ रह रहा है? अगर सुमन का पेट और बड़ा हो गया तो कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ये संदेश सुइयों की तरह लगातार त्वचा में चुभ रहे थे। राजीव ने स्क्रीन बंद की, फोन को मेज पर फेंक दिया। उन्हें अचानक लोगों से डर लगने लगा, फैसले से डर लगने लगा, उस समाज से डर लगने लगा जहां एक अफवाह भी किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी थी। अगले दिन जब राजीव अस्पताल से दवा खरीदने गए तो काउंटर पर युवा नर्स ने पर्ची देते हुए उन्हें देखा और मुंह बनाया। राजीव जी, बहुत थक गए होंगे, लेकिन मानना पड़ेगा, आपकी हिम्मत बहुत है। राजीव चौंक गए। आपने क्या कहा? अरे, आज सुबह ही ऑनलाइन खबर आई है, दामाद सास के साथ रहता है। बेटी की मौत के बाद सास गर्भवती हुई। उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन तस्वीर धुंधली है, कोई भी पहचान सकता है कि कौन है। राजीव मुड़े और चले गए, लेकिन उनके दिल में वह जानते थे कि बात अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। उस शाम घर लौटने पर उन्होंने सुमन को फोन स्क्रीन के सामने स्थिर बैठे हुए देखा। आंसू बह रहे थे। उनके हाथ में वह लेख था जो हाल ही में एक सनसनीखेज समाचार साइट पर साझा किया गया था। शीर्षक बड़ा था और चेहरे पर एक तमाचे की तरह लग रहा था। विवादित प्रेम कहानी, बेटी की मौत के बाद दामाद से गर्भवती हुई सास, पीछे की दर्दनाक सच्चाई।
उन्होंने सिर उठाकर राजीव को देखा। उनकी आवाज टूटी हुई थी। उन्हें सब पता चल गया है राजीव। राजीव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अब उनमें गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वह समझ गए थे कि इस बार का तूफान अब कोई अफवाह नहीं है, ये एक असली तूफान बन चुका था। उस रात गली के आखिर में बना वह छोटा सा घर डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। न टीवी की आवाज, न मच्छरों की भिन भिनाहट, केवल सुमन की भारी सांसें और राजीव के कमरे में धीरे धीरे चलने की आवाज़। उन्होंने अभी अभी अपने एक पुराने दोस्त से फ़ोन पर बात ख़त्म की थी। उस दोस्त ने उन्हें तुरंत जयपुर छोड़ने की सलाह दी थी। उसने कहा कि उसका एक भाई उत्तराखंड में है, जो राजीव को एक छोटा सा घर किराए पर लेने, पहचान पत्र बदलने और कुछ समय के लिए शांति से रहने में मदद कर सकता है। अगर तू नहीं गया तो तू ख़त्म हो जाएगा। मीडिया में आ गया है, कल को पत्रकार अपने कैमरे लेकर तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। राजीव ने अपनी सास को देखा, वह महिला जो उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी, जो कभी उनकी पत्नी की माँ थी, अब बिस्तर पर डरी हुई आंखों से लेटी थी। हर चौंकना, हर तेज सांस, हर बार जब सुमन पेट दर्द से कराहती, राजीव का दिल जैसे कोई निचोड़ रहा हो। वह जानते थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जाने का क्या मतलब था? भागना, सब कुछ पीछे छोड़ना, एक अपराधी की तरह गायब हो जाना ताकि दुनिया जो कहना चाहे कहती रहे। उस रात राजीव नहीं सोए। वह बरामदे में बैठे थे, हाथ में बिना जली सिगरेट थी, आंखें काले बादलों से भरे आसमान को देख रही थीं। दूर से समुद्र की लहरों की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे किसी अनिश्चित जगह से एक अस्पष्ट पुकार हो। उन्होंने मीरा के बारे में सोचा। वह लड़की जो मर चुकी थी, उनकी पत्नी थी, उनकी जवानी का एक हिस्सा थी। वह कारण थी जिससे उन्होंने कभी सुमन को माँ कहा था। उन्होंने मीरा की तस्वीर के सामने कसम खाई थी कि वह सम्मान से जिएंगे, उसकी अधूरी जिंदगी का हिस्सा भी जिएंगे। और अब वह उसकी माँ को अपनी बाहों में लिए हुए थे, एक बच्चे के जन्म का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह उसकी माँ का कुंसी का रोग करते हैं। उन्हें नहीं पता था अब कौन है। अगली सुबह राजीव बस स्टैंड गए। वह बहुत देर तक देहरादून जाने वाली टिकट की खिड़की के सामने चुपचाप खड़े रहे। उनका कांपता हुआ हाथ बटुए पर गया, लेकिन वह उसे निकाल नहीं सके। उनके दिमाग में सुमन की आवाज़ गूंज रही थी, बच्चे को मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना। फिर उर्मिला की आवाज़, मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है। और प्रिया की निराशा से भरी आंखें, आपने अपनी बेटी को दूसरी बार मार दिया है। राजीव मुड़े और चले गए। उन्होंने टिकट नहीं खरीदा, वह कहीं नहीं गए। वह घर लौट आए। गेट खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने एक भीड़ जमा है। कोई वीडियो बना रहा था, किसी के हाथ में माइक था, कोई फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लगभग 30 साल का एक आदमी ग्रे सूट पहने हुए पास आया। आप राजीव कुमार हैं, है ना? मैं चैनल एक्स का पत्रकार हूं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव सुन्न खड़े रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा। पड़ोसी इकट्ठा हो रहे थे। हर पल और भी ज्यादा कुछ परिचित चेहरे भी थे, जिनके साथ कभी चाय पी थी, कभी एक कटोरी नमक उधार लिया था। अब फुसफुसा रहे थे, उनकी ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कोई अजीब जीव देख लिया हो। राजीव ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप गेट बंद कर दिया, लेकिन पुकारें अभी भी गूंज रही थीं। राजीव, पत्नी की मौत के बाद आपकी अपनी सास के साथ क्या संबंध है? क्या आप उस बच्चे के पिता हैं? क्या आपको लगता है कि आपका व्यवहार अनैतिक है? राजीव ने कुछ नहीं कहा। बंद गेट के अंदर उन्होंने देखा कि सुमन खिड़की के पास कांपती हुई बैठी हैं। उनका चेहरा इतना पीला था जैसे खून की एक बूंद भी ना हो। वह दौड़कर उन्हें कसकर गले लगा लिया और फुसफुसाया,
माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर आपकी और बच्चे की रक्षा करूंगा। सुमन चुपचाप रो पड़ी। उनके आंसू उनकी शर्ट पर गिरे गर्म थे और उस पल राजीव जानते थे कि उन्होंने अपना चुनाव कर लिया है, चाहे उन्हें पूरी दुनिया का सामना क्यों न करना पड़े। गेट के सामने हुई घटना के ठीक 3 दिन बाद दरवाजे के नीचे खिसकाए गए एक पीले लिफाफे ने उस घर के पहले से ही घुटन भरे माहौल को और भी दमघोंटू बना दिया। राजीव ने उसे खोला। अंदर वार्ड कार्यालय से एक नोटिस था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि श्री राजीव कुमार और श्रीमती सुमन शर्मा को स्थानीय नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है ताकि अनैतिक व्यवहार और स्थानीय शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने से संबंधित शिकायत के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके। शिकायतकर्ता का नाम नहीं था, बस एक छोटी सी पंक्ति थी। मैं वार्ड 15 का एक नागरिक हूं, मैं आंखें बंद करके नहीं रह सकता। राजीव जैसे जैसे पढ़ते गए उनके माथे पर ठंडा पसीना आता गया। वह जानते थे कि यह दिन जल्दी या देर से आएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना तेज और अचानक होगा जैसे पीठ में छुरा घोंपा गया हो। उन्होंने वह कागज छिपा दिया, सुमन को तुरंत नहीं बताया, लेकिन उस दोपहर उन्होंने फिर भी उसे खोज लिया। उनकी आंखें उन्हें ऐसे देख रही थीं जैसे वह सब कुछ समझ गई हों। उन्होंने हमें बुलाया है ना? राजीव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। किसी ने शिकायत की है? राजीव ने फिर सिर हिलाया। तो अब सब खत्म हो गया राजीव। सुमन बिस्तर पर लेट गईं। उनकी आंखें बेजान थीं। उनका हाथ उनके थोड़े उभरे हुए पेट पर था। उनकी आवाज लड़खड़ा गई। तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? राजीव ने उनका हाथ पकड़ा। ज्यादा से ज्यादा वे एक रिपोर्ट बनाएंगे। उनके पास किसी भी अवैध गतिविधि का कोई सबूत नहीं है। हमने कानून के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया है, केवल लोगों के दिलों के खिलाफ गलत किया है। सुमन ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। आंसू बहने लगे, लेकिन लोगों के दिल कभी कभी कानून से भी ज्यादा डरावने होते हैं। अगली सुबह राजीव सुमन को वार्ड कार्यालय ले गए। वे बाइक से गए। उन्होंने अपना चेहरा लगभग पूरी तरह से ढकने के लिए एक दुपट्टा लपेट रखा था। जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने कुछ लोगों को दूर से इशारा करते और तस्वीरें लेते हुए देखा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से कहा, देखा, आखिरकार किसी ने उस घर को सबक सिखाया। कार्यालय के अंदर 2 युवा अधिकारी इंतजार कर रहे थे। वे कठोर नहीं थे और न ही गुस्से में थे, लेकिन उनके शब्द तेज थे और प्रक्रिया आसान नहीं थी। हमें नागरिकों से श्रीमती सुमन और श्री राजीव के बीच असामान्य संबंधों के बारे में शिकायतें मिली हैं। विशेष रूप से यह संतक से CNS बाधा संबंध जानकारी की श्रीमती सुमन गर्भवती हैं, सच है? राजीव ने धीरे से सिर हिलाया। जी, ये सच है। क्या आप पुष्टि करते हैं कि आप बच्चे के पिता हैं? राजीव ने सीधे ऊपर देखा। मैं पुष्टि करता हूं। अधिकारी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी से नोट किया और फिर अपना पेन नीचे रख दिया। माफ कीजिए, ये सवाल पूछना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि सास और दामाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से खून का रिश्ता होता है और यह पारंपरिक नैतिक मूल्यों के खिलाफ है? राजीव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखें फर्श पर थीं। मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि कानून इसे प्रतिबंधित नहीं करता है। अगर दोनों पक्ष सक्षम हैं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं बस अपने दिल की सुन रहा हूं। अधिकारी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। फिर दूसरे ने कहा, हम इस मामले को आगे की जांच के लिए जिला स्तर पर भेजेंगे। वर्तमान में कोई विशिष्ट दंड नहीं है, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आपको आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, या अगर समुदाय का विरोध जारी रहा
तो आपको यहाँ से हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सुमन शुरू से अंत तक चुप बैठी रहीं। जब वे कमरे से बाहर निकलीं तो उनके पैर इतने कमज़ोर हो गए थे कि वह लगभग गिर गईं। राजीव ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वे हमें नहीं निकालेंगे, लेकिन वे हमें शांति से नहीं रहने देंगे। राजीव ने उन्हें ऐसे गले लगा लिया जैसे वह उनके और पूरी दुनिया के बीच आखिरी ढाल हों वापसी के रास्ते में। वे एक छोटे से बाजार से गुजरे। एक सब्जी बेचने वाली ने उन्हें पहचान लिया और जोर से चिल्लाई, देखो वह औरत जो अपने दामाद के साथ है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया। दूर से एक छोटा सा पत्थर फेंका गया जो बाइक के पहिए से टकराया, जिससे राजीव का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने खुद को संभाला, किसी को नहीं देखा, कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना जानते थे कि आज से वे अब किसी स्कैंडल में जीने वाले दो लोग नहीं थे, बल्कि दो इंसान थे जिन्हें पूरे समाज ने किनारे कर दिया था। वार्ड कार्यालय में हुई बैठक, मतलब हमने या प्रॉपर फ्रॉम द गार्ड पांथ के 3 दिन बाद राजीव और सुमन का छोटा सा घर फिर से खामोशी में डूब गया। अब दरवाजे के सामने कोई भीड़ नहीं थी और ना ही कोई परेशान कर रहा था। लेकिन यह खामोशी शांति नहीं लाई, बल्कि यह किसी ऐसी चीज का संकेत थी जो चुपचाप टूट रही थी। सुमन बहुत कम बोलने लगी थी। उन्होंने फोन नहीं खोला, टीवी नहीं देखा और ना ही हमेशा की तरह मीरा की तस्वीर के सामने बैठी। पूरे दिन वह बस अपने कमरे में घूमती रहती, अपना हाथ पेट पर रखे हुए खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे वह बचे हुए हर पल को गिन रही हों। राजीव ने यह देखा और उनका दिल टूट गया। उन्होंने खाना बनाने, सफाई करने, हर रात उनकी मालिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। राजीव उनके पास बैठे और उनका ठंडा हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे मत छोड़ना, कुछ भी बेवकूफ़ी मत सोचना, मैं आपसे विनती करता हूँ। उन्होंने राजीव को देखा, उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी नरम थी। राजीव, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम अच्छी तरह से जियोगे? राजीव चौंक गए। आप क्या कह रही हैं? अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो क्या तुम बच्चे के लिए जीना जारी रखोगे? नहीं, मुझे आपके बिना जिंदगी नहीं चाहिए। सुमन ने उनके बालों पर हाथ फेरा। उनकी आंखें स्नेह और दर्द से भरी थीं, जैसे ये एक विदाई हो जिसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई हो। उस रात जयपुर में बारिश हुई। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। राजीव उनके बगल में लेटे थे, उनका हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखें बंद होने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, लेकिन थकावट में वह भी सो गए। अगली सुबह वह एक भयानक खालीपन में जागे। बिस्तर ठंडा था, सुमन नहीं थी। बगल का तकिया अभी भी थोड़ा गर्म था। मेज पर एक हाथ से लिखा हुआ कागज था। लिखावट नरम और कांपती हुई थी। राजीव, मुझे माफ कर दो कि जब तुम मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे तब मैं चली गई, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर मैं यहाँ रहती तो तुम्हें कभी भी शांतिपूर्ण जीवन नहीं मिलता। मैं नहीं चाहती कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करने के लिए शापित हो जिसे तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए। मैं बच्चे को रखूंगी, लेकिन मैं उसे कहीं और पालूंगी। जब तुम सच में तैयार होगे तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती हूँ और मैं आभारी हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं अपने दिल के साथ सच रह सकी। मैं जा रही हूँ राजीव, हमेशा तुम्हारी सुमन। राजीव सुन्न हो गए। वह बाहर भागे। बारिश अभी भी हो रही थी। वह मोहल्ले में भागे, बस स्टैंड पर भागे, समुद्र के किनारे की सड़क पर भागे। किसी से भी पूछा, जिसका हुलिया सुमन जैसा था, लेकिन किसी ने नहीं देखा, कोई निशान नहीं। वह घर लौट आए और मीरा की तस्वीर के सामने बैठ गए। तुम माँ को कहाँ ले गई?
तुमने उन्हें मेरे लिए क्यों नहीं रोका? आसमान ग्रे था, घर सूना था, केवल बारिश की आवाज़ और एक खालीपन था जो हर कोशिका को खा रहा था। उस दिन से राजीव एक परछाई की तरह जीने लगे। उन्हें अब परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता है। उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, खाने पीने की परवाह नहीं की। बस हर दिन एक कटोरी खिचड़ी तस्वीर के सामने रखते, जैसे किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन कोई वापस नहीं आया। सुमन के जाने के एक हफ्ते बाद राजीव के घर में सब कुछ वैसा ही था। वह गिलास जिसमें वह आमतौर पर दूध पीती थीं अभी भी रसोई के शेल्फ पर था। उनका ग्रे कोट अभी भी बिस्तर के सिरे पर लटका हुआ था। कमरे में उस तेल की गंध जो वह हर रात लगाती थीं अभी भी हल्की हल्की आ रही थी। राजीव ने कुछ भी साफ नहीं किया। उन्हें डर था कि एक भी चीज़ बदलने से वह उन्हें ढूंढने का मौका भी खो देंगे। हर दिन वह बस स्टैंड, महिला अस्पताल और जयपुर के बाहरी इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में जाते थे। उन्होंने सुमन की तस्वीर दिखाई। भले ही यह कई साल पहले मीरा के साथ ली गई एक तस्वीर थी, और हर किसी से पूछा कि क्या किसी ने इस महिला को देखा है। ज्यादातर ने बस सिर हिलाया। कुछ ने सहानुभूति से पूछा, क्या आप अपनी सगी माँ को ढूंढ रहे हैं? राजीव ने बस सिर हिलाया। कभी कभी वह रोना चाहते थे, लेकिन रो नहीं पाते थे। सुमन के लापता होने के 10वें दिन राजीव को एक गुमनाम पार्सल मिला। उसे खोलते समय उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर एक L4 के सबका अंतरक एस पर इनका डाला था कि सुमन का L4 छोटा परिचित रूमाल था। ये वही रूमाल था जिसे सुमन मीरा के जीवित रहते हुए उसका चेहरा पोंछने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। जब तुम खुद को माफ करने के लिए तैयार हो तो लैंसडाउन उत्तराखंड के चीड़वन कैफे में आना। जल्दी मत करना, डरना मत, सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजीव के हाथ कांपने लगे। उत्तराखंड एक दूर की जगह, जयपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, एक धुंध भरा शहर जिसे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन यह वही जगह हो सकती थी जहां उनकी आखिरी उम्मीद छिपी थी। उस रात राजीव बहुत देर तक मीरा की तस्वीर के सामने बैठे रहे। उन्होंने 3 अगरबत्तियां जलाईं, घुटने टेके, सिर झुकाया। मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे माँ मिल गई तो मैं फिर से शुरू करूँगा। बाकी की ज़िंदगी को तुम्हारे और हमारे बच्चे दोनों के लिए जीने लायक बनाऊँगा। अगले दिन वह निकल पड़े। जयपुर से उत्तराखंड की बस यात्रा लगभग 10 घंटे की थी। बस में वह चुपचाप खिड़की के पास बैठे रहे। बगल के व्यक्ति की ट्रैफिक जाम, खराब सड़कों और पेट्रोल की गंध के बारे में बड़बड़ाने की परवाह किए बिना उनका दिल केवल एक ही चीज की ओर था। क्या सुमन सच में वहां होंगी? जब वह लैंसडाउन पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी, जिससे वह अपनी थकावट से जागे। वह बस से उतरे, अपना छोटा बैग खींचा और चुपचाप रास्ता पूछने लगे। चीड़वन कैफे कहाँ है? उन्होंने सड़क के किनारे एक पानी बेचने वाले से पूछा। महिला ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर पूछा, क्या आप सुमन जी को ढूंढ रहे हैं? राजीव सुन्न हो गए। आप मेरी माँ को जानती हैं? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। यहाँ हर कोई उन्हें जानता है। वह बहुत दयालु हैं, कम बोलती हैं, हमेशा एक कपड़े की टोपी और ग्रे कोट पहनती हैं, लेकिन वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कल ही कोई उन्हें अस्पताल ले गया था। राजीव की आंखें धुंधला गईं। उन्होंने हकलाते हुए कहा, कृपया मुझे बताइए, मुझे अपनी माँ से मिलना है, बहुत ज़रूरी है। महिला ने घाटी के बीच में एक छोटी सी ढलान की ओर इशारा किया। कैफ़े उस ढलान के आखिर में है, लेकिन अब रात हो गई है, शायद वह सो गई होंगी। तुम सुबह जाना, कहीं उनकी नींद ना खराब हो जाए। लेकिन राजीव इंतजार नहीं कर सकते थे। वह घने कोहरे में चलने लगे।
उनका दिल समय के साथ दौड़ रहा था। ढलान के आखिर में एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। खिड़की से पीली रोशनी आ रही थी। हाथ से लिखे साइन बोर्ड पर झुके हुए अक्षरों में लिखा था चीड़ वन, जहां दुनिया को भुला दिया जाता है। राजीव सीढ़ियों पर चढ़े, दरवाज़ा बंद नहीं था। उन्होंने धीरे से उसे धकेला और फिर उनकी आंखों के सामने एक महिला लकड़ी की मेज के पास बैठी थी। उसका हाथ उसके पेट पर था। आंखें बंद थीं, जैसे वह अनंत शांति में ध्यान कर रही हो। वह सुमन थीं। राजीव रुक गए। उन्हें बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहे, उस महिला की हर सांस को सुनते हुए जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने बारिश और तूफान पार किया था। और फिर उन्होंने आंखें खोलीं और उन्हें देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, केवल उनकी नज़रें मिलीं, जैसे जो कुछ भी कहने की ज़रूरत थी वह दिल में दबे दर्द भरे महीनों से कह दिया गया हो। सुमन ने सीधे राजीव की आंखों में देखा। उनकी नज़रें थकी हुई लेकिन कोमल थीं, जिनमें अनकही भावनाएं थीं। छोटे से कमरे में देवदार की गर्म महक फैली हुई थी। पीली रोशनी उन दो लोगों के चेहरों पर पड़ रही थी जो अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर खड़े थे। खामोशी छा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। हर पल अनंत काल तक खींचता हुआ लग रहा था। हर सांस, हर धड़कन उस शांत वातावरण में गूंज रही थी। राजीव आगे बढ़े। उनकी आवाज़ भारी थी। मैं आपको ढूंढने के लिए हर जगह गया। इतने दिनों तक मैं आपके बिना जी नहीं पा रहा था। सुमन ने थोड़ा सिर झुकाया, एक उदास मुस्कान के साथ। मैं जानती हूँ राजीव, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वह पास की लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं। क्या आप जानती हैं, पिछले कुछ महीनों में मैं न केवल आपके लिए बल्कि आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी चिंतित था। मैंने वादा किया है कि मैं आपकी और बच्चे की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमन ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, थोड़ा कांपते हुए। मैंने भविष्य के बारे में बहुत सोचा है, उन चीज़ों के बारे में जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। राजीव ने उनका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हम सब कुछ एक साथ सामना करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे सब लोग हमसे मुंह मोड़ लें। मैं आपको और बच्चे को दुख नहीं सहने दूंगा। सुमन की आंखों से एक आंसू गिरा और राजीव की हथेली पर आ गिरा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ कोमल लेकिन पीड़ा से भरी थी। मुझे डर है कि बच्चे को हमारे परिवार की त्रासदी का बोझ उठाना पड़ेगा। डर है कि समाज उस बच्चे को माफ नहीं करेगा। राजीव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ गंभीर थी। बच्चे को कुछ भी नहीं सहना पड़ेगा अगर हम उसे प्यार और सुरक्षा दें। माँ, अब और चिंता मत करो। उस पल जैसे सारी पीड़ा, संदेह और दर्द एक तरफ हो गए और एक दुर्लभ शांति ने जगह ले ली। सुमन ने राजीव को देखा। उनकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। मैं बच्चे के जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजीव मुस्कुराए। कई महीनों में पहली बार उनकी आंखों में निराशा नहीं थी। उन्होंने फुसफुसाया, मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगे, जहां सड़क की रोशनी की टिमटिमाहट रात के हरे रंग के साथ मिल रही थी, जैसे एक नई शुरुआत का वादा हो। भले ही आगे का रास्ता अभी भी कांटों से भरा हो। चीड़ वन कैफे में सुबह सुबह सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर उस सादे लकड़ी के मेज पर पड़ रही थीं, जहां राजीव और सुमन एक दूसरे के बगल में बैठे थे। माहौल हल्का था, लेकिन बीते लंबे महीनों की उदासी अभी भी बाकी थी। राजीव के हाथ में कुछ कर्ज के कागजात, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और सुमन के गर्भावस्था के दौरान उनके और बच्चे के अधिकारों से संबंधित कुछ दस्तावेज थे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि
बच्चे की सबसे अच्छी देखभाल हो। मैंने यहाँ एक सामाजिक संगठन से संपर्क किया है जो गर्भवती महिलाओं की मदद करता है। वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। सुमन ने राजीव को देखा। उनकी गर्म आंखों में एक दुर्लभ मुस्कान थी। मैंने तुम्हारी बहुत आभारी हूँ राजीव। भले ही आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता। राजीव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, चिंता मत करो, मैं किसी को भी आपको और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हम एक दूसरे के लिए, अपनी बेटी और बच्चे के लिए जिएंगे। लेकिन जिंदगी सपनों जैसी नहीं होती। उसी दोपहर जब दोनों दुकान में खाना खा रहे थे, कुछ अजनबी लोग आए। वे न केवल स्थानीय लोग थे, बल्कि एक सामाजिक संगठन की वर्दी पहने हुए कुछ गंभीर चेहरे भी थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आवाज गंभीर थी। हम स्थानीय सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर जांच दल के प्रतिनिधि हैं। हमें श्रीमती सुमन और श्री राजीव के मामले के बारे में शिकायतें मिली हैं। राजीव ने सीधे उस आदमी को देखा। अगर आप हमारे परिवार की मदद कर सकते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमने कुछ भी अवैध नहीं किया है। प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। यह कानूनी मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक नैतिकता का मामला है। लोग बहुत नाराज हैं और उन्हें जीवन के माहौल पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता है। सुमन ने अपना सिर झुका लिया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं जानती हूँ कि लोगों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मैं पहले की झूठी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। राजीव ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हम सबको साबित कर देंगे कि प्यार और जिम्मेदारी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन ये शब्द जांच दल की आंखों में एक चुनौती की तरह थे। उन्होंने दोनों को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया कि वे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे और समुदाय के साथ सुलह बैठकों में भाग लेने के लिए सहमत होंगे। राजीव और सुमन ने कंतन का सारा का सरकार के साथ हम महला जरूर बाद आज खास कास पार कास का एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि आगे का सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा। शाम को जब वे छोटे से कैफ़े में लौटे तो राजीव सुमन के पास बैठ गए, एक गहरी सांस लेते हुए। माँ, हमें शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लड़ना होगा, सुमन ने कमज़ोर सी मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखें विश्वास से भरी थीं। मुझे तुम पर विश्वास है राजीव। जब तक हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते तब तक सब कुछ पार किया जा सकता है। जीवन के कोहरे और तूफानों के बीच प्यार और दृढ़ता की छोटी सी रोशनी अभी भी उन दो लोगों को रास्ता दिखा रही थी जो एक साथ आगे बढ़ रहे थे। दिन ब दिन सुमन और राजीव की कहानी लैंसडाउन के छोटे से समुदाय में एक अनियंत्रित लहर की तरह फैलती रही। संदेह भरी नजरें, अफवाहें और अब यहाँ तक कि उकसावे वाली कार्रवाइयों ने माहौल को इतना घुटन भरा बना दिया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। उस सुबह राजीव और सुमन बाजार में खाना खरीदने गए। दुकान में घुसते ही राजीव ने आसपास के लोगों की अजीब खामोशी को महसूस किया। फुसफुसाहटें हर नज़र के साथ फैल रही थीं, जैसे तेज धार वाले चाकू। एक अधेड़ उम्र की महिला जो सब्जियां बेच रही थी, सुमन को देखकर बिना झिझके जोर से बोली, अरे तुम बाजार में आती हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दामाद से गर्भवती हो और इस तरह खुलेआम घूम रही हो। कुछ और लोग भी साथ हो गए, जिससे दुकान का माहौल उपहास की हंसी और भारी शब्दों में फट गया। सुमन ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन उन्होंने आंसू रोकने की कोशिश की। राजीव ठीक उनके बगल में खड़े थे। उनकी आवाज़ गंभीर थी, कृपया सब लोग रुक जाइए। यह हमारे परिवार का मामला है। हमने कानून या नैतिकता के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया है, कृपया सम्मान करें। लेकिन ये शब्द जैसे हवा में खो गए।
कुछ युवकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी लड़ाई का माहौल बन गया। राजीव ने सुमन का हाथ पकड़ा और उन्हें दुकान से बाहर निकाला। तेजी से अपनी बाइक की ओर बढ़े। उनके दिल में बेबसी और गुस्सा भर गया था। चिड़वन कैफे में वापस आकर सुमन बैठ गईं, एक गहरी सांस लेते हुए। मैं थक गई हूँ राजीव, मुझे नहीं पता कि मैं और सह पाऊंगी या नहीं। राजीव ने उन्हें देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माँ, ऐसा मत सोचो, हमने कितनी ही चुनौतियों को पार किया है। जब तक हम साथ हैं कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन सुमन की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे डर है कि हमारी बेटी फैसले और भेदभाव के बीच बड़ी होगी। मुझे डर है कि वह मेरी गलतियों के कारण दुखी होगी। राजीव ने अपना हाथ सुमन के पेट पर रखा। उनकी आवाज़ गहरी थी। हमारी बेटी कभी अकेली नहीं होगी, मैं उसकी ढाल बनूंगा। तुम्हारे साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करूंगा। सुमन ने कमज़ोर सी मुस्कान के साथ अपना सिर राजीव के कंधे पर टिका दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे जीवन के तूफान के बीच एक दूसरे में एकमात्र शांति का किनारा ढूंढ लिया हो। रात हो गई। देवदार के पेड़ों के बीच से हवा सरसराहट के साथ बह रही थी, जैसे दृढ़ता, प्रेम और आशा की कहानियां सुना रही हो। समय बीतता गया। मुश्किल भरे दिन धीरे धीरे कीमती शांति के क्षणों में बदल गए। आसपास की दुनिया शांत हो गई। गपशप अब पहले की तरह कड़वी नहीं रही। सुमन और राजीव ने एक दूसरे के साथ एक शांतिपूर्ण जगह पाली थी, जहां प्यार और क्षमा ही मार्गदर्शक प्रकाश थे। जिस दिन लैंसडाउन के एक छोटे से अस्पताल में छोटी आशा का जन्म हुआ, उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वह छोटी सी नाजुक बच्ची, जिसकी आंखें साफ थीं और कमजोर रोने की आवाज एक जादू की तरह थी, जिसने सभी घावों को भर दिया। राजीव ने सुमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज भर्रा गई, माँ, आपने सब कुछ बहुत बहादुरी से पार किया। अब हमारे पास आशा है, एक नया भविष्य। सुमन मुस्कुराई। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थीं। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जीवन कभी भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ सच रहने का फैसला किया था। समाज की सभी बाधाओं, पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत दर्द को पार करते हुए उसके बाद के दिनों में उन्होंने मिलकर आशा की देखभाल की, उसे प्यार करना और मजबूत बनना सिखाया। उनका प्यार दर्दनाक अतीत और उज्जवल भविष्य के बीच एक पुल बन गया। परिवार भले ही पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन राजीव और सुमन की ईमानदारी और धैर्य के कारण धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। चिड़वन कैफे की खिड़की के पास सुबह की धूप दोनों के चेहरों पर फैली हुई थी, गर्म और उम्मीद से भरी हुई। राजीव ने धीरे से फुसफुसाया, आखिरकार चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों, हम अभी भी यहाँ एक साथ हैं। सुमन ने धीरे से जवाब दिया, और एक साथ हम हर दिन और भी मजबूत होंगे। कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनका सफर वास्तव में अब शुरू हुआ है। प्यार, क्षमा और धैर्य की शक्ति का एक सफर। दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं, कमेंट में जरूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसे सबके साथ साझा कर सकें।